ठीक है, चलो बच्चों इधर रहने दो। आवाज आ रही है सबको? बोलो। यस सर। ओके। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपना बहुत 15 दिन से लेसन चल रहा, आज खत्म हो जाएगा, नया लेसन स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो क्या क्या स्टडी किए थे। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। देखो इधर बोला, सेल्फ इंडक्टेंस डिनोटेड बाय एल, और दूसरा था म्यूचुअल इंडक्टेंस डिनोटेड बाय एम। यहाँ देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस हाईलाइट नहीं होता, ये पॉइंट लास्ट टाइम आता। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या, इसका यूज करने का भी अपने को। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब सी whenever there is a change in current in one coil, EMF is induced in the neighboring coil। फर्स्ट कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो सेकंड कॉइल जो उसके नजदीक रखी हुई है उसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता। क्यों होता? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट विल हैपन, magnetic flux associated with this coil will change, so EMF will be induced in this coil, this is called mutual inductance। इस पर डिपेंड एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है ट्रांसफार्मर, जो आज अपने को देखने का बिल्कुल इजी छोटा सा पॉइंट है, ट्रांसफार्मर। देखो मैंने क्लास में भी बताया था, जैसा कि नासिक रोड पर है एक लहरा, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। वहाँ क्या है, थर्मल पावर प्लांट, मतलब वहाँ कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती। ट्रेन में से आते हैं, दूर से ऐसा धुआं निकल रहा दिखता अपने को, बराबर। वहाँ क्या होता, कोयले से थर्मल हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती। वैसा ही भंडारदरा में है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, वहां पर क्या होता, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती वो थाउजेंड्स ऑफ होल्स में रहती, उतनी पूरी की पूरी थाउजेंड ऑफ होल्ड अपने घर पे सेंड नहीं कर सकते, इसलिए वहां से कम होते होते वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता। रोड के साइड में आपने देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े डीपी लगे हुए रहते, या तो उसको बोलते बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए रहते। वो ट्रांसफॉर्मर क्या करते, कैसा वर्क होते, वो अपने को देखने का। देखो ट्रांसफॉर्मर, सी ट्रांसफॉर्मर इज a device which converts low alternating voltage at high current to high alternating voltage at low current and vice versa। In short, ट्रांसफॉर्मर क्या करता, 10,000 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता घर में लाने के लिए। और कभी कभी क्या होता, अपने को ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो 230 वोल्ट को 10,000 में भी कर सकता, दोनों फंक्शन है, वाइस वर्सा। देखो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई और हाई वोल्टेज इनटू लो। वोल्टेज और करंट एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। नाउ सी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, whenever the magnetic flux linked with a coil changes and EMF is induced in the neighboring coil, जो कि सेम प्रिंसिपल था क्या में, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या था, whenever magnetic flux linked with a coil changes EMF is induced in the neighboring coil। अब यहाँ एक छोटी सी डायग्राम बनी, एक मेटल का फ्रेम है, ध्यान से सुनो, एक मेटल का फ्रेम है, ये एक आर्म है उसका, ये उसके सामने वाला आर्म है आयरन कोर का, दो आर्म है। फर्स्ट आर्म पर ऐसे कॉइल लपेटी हुई और दूसरे आर्म पर भी कॉइल वाउंड की, वायर वाउंड किया है। तो ये जो कॉइल है इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, ये जो कॉइल है इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। अब क्या होगा, जब प्राइमरी में से करंट फ्लो होगा, एसी अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होगा तो क्या होगा, magnetic flux associated with this secondary will change, EMF will be induced in the secondary according to principle of mutual inductance। Similar is the case for primary, प्राइमरी में से जब करंट चेंज हो रहा तो प्राइमरी में भी EMF इंड्यूस होगा और सेकेंडरी में भी EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर।
It consists of two coils, primary coil and secondary coil, insulated from each other and wound on a soft iron core as shown in the figure. See, इनपुट मिलता प्राइमरी से, आउटपुट मिलता सेकेंडरी से। अब ट्रांसफार्मर के दो टाइप से याद रखो, फर्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 100 वोल्ट को 10,000 वोल्ट में करेंगे, स्टेप अप बढ़ा दिया। स्टेप डाउन क्या करेगा, 10,000 वोल्ट को 100 वोल्ट करेंगे, वोल्टेज कम कर दिया। अब ये कैसा वर्क होता ये अपने को देखने को, उससे पहले लेट NP and NS be the number of turns in primary and number of turns in secondary coil respectively। मतलब ये जो टर्न्स है, प्राइमरी में कितने कॉइल है NP, सेकेंडरी में कितने कॉइल के टर्न्स है NS, ऐसा सपोज करो। और वैसा ही EP और ES, मतलब EMF induced in primary is EP, EMF induced in secondary is ES। EP and ES are EMF induced in primary and secondary. Similarly, IP and IS, IP current in primary, IS current in secondary. Now see the working. When AC voltage is applied across the primary, यहाँ पर AC voltage मतलब alternating voltage जब देंगे तो करंट चेंज होगा प्राइमरी का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोर विल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से लिंक है, तो दोनों में EMF जनरेट होगा। इसमें EMF जनरेट होगा EP प्राइमरी में, और सेकेंडरी में EMF जनरेट होगा ES। अब कितना जनरेट होगा वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अब EMF काय पर डिपेंड रहता, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स काय पर डिपेंड रहता। The amount of magnetic flux linked with coil depends on number of turns of the coil। जितने ज्यादा कॉइल रहेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ सपोज किए NP NS, number of turns in primary, number of turns in secondary coil। phi P मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ प्राइमरी, phi P का फॉर्मूला क्या आएगा, NP into phi, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एक मिनट रुको, ठीक है। इन phi P मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, एक टर्न का फ्लक्स phi है तो NP टर्न का फ्लक्स रहेगा NP इंटू phi। उसको डिनोट करेंगे, उसको डिनोट कैसे करेंगे, यस phi P, ओके। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद phi S NS into phi, the magnetic flux linked with secondary coil at certain instant is number of turns in secondary into phi। Now, according to Faraday's law and Lenz's law, EMF induced is E is minus d phi by dt। EMF का फॉर्मूला माइनस d phi by dt। तो EP EMF induced in primary is minus d phi p by dt। अब phi p की जगह वैल्यू डालेंगे, देखो phi p की जगह लिखेंगे NP into phi। NP कांस्टेंट है, वो आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, माइनस NP d phi by dt। EMF induced in primary। Similarly, EMF induced in secondary coil is minus d phi s by dt। फिर से phi s की जगह लिखेंगे NS into phi, राइट। NS बाहर लो, d phi by dt माइनस NS d phi by dt। ये मिला EP EMF induced in primary, ES EMF induced in secondary coil। दोनों को डिवाइड करो, ES अपॉन EP, देखो ES अपॉन EP इज NS अपॉन NP, तो d phi by dt कैंसिल हो गया, राइट। और ये माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो गया। ES अपॉन EP इज NS अपॉन NP, राइट साइड में जो है NS अपॉन NP इज कॉल्ड टर्न रेशो।
TURN, टर्न रेशियो मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। ठीक है, अब आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर का फॉर्मूला रहता EP इंटू IP, पावर करंट इंटू EMF। तो इनपुट पावर EP/IP, आउटपुट पावर ES/IS। डिवाइड करो, EP को इधर लो, ES अपॉन EP इज IP अपॉन IS। तो देखो ये फॉर्मूले तीनों भी कंबाइन करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले जब कंबाइन करेंगे तो मिलेगा ES अपॉन EP इज NS अपॉन NP इज IP अपॉन IS, right? IP upon IS. So efficiency of transformer, it is the ratio of output power to input power. Output power मतलब ES/IS, input power मतलब EP/IP। अब ट्रांसफार्मर के मैंने बताया था दो टाइप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता, स्टेप अप 100 को, फॉर एग्जांपल 100 को 10,000 करता। कैसा करता था देखो, इन दिस टाइप NP इज लेस देन NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। मतलब यहाँ 10 टर्न रहेंगे तो यहाँ 100 टर्न रहेंगे। तो उससे क्या होगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से NP इज लेस देन NS, तो EP इज लेस देन ES। देखो EP इज लेस देन ES, प्राइमरी का EMF कम रहेगा, सेकेंडरी का EMF ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और स्टेप डाउन में क्या होता, प्राइमरी के टर्न ज्यादा, सेकेंडरी के टर्न कम। यहाँ 100 टर्न्स रहेंगे प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में सिर्फ 10 रहेंगे। अगर तो क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल कम रहेगा। EMF काय पे डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न पे, स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर पर एक शॉर्ट नोट भी आती, समझ में आया। ये लेसन यहाँ पर खत्म हो गया। मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको टेस्ट सेंड किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर 6-7 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन के आंसर लिख के मुझे सेंड करो कल शाम तक 5 बजे तक। वो टेस्ट का मार्क्स, वो टेस्ट के अटेंडेंस मैं कॉलेज में लगाऊंगा। उसके बाद ये लेसन के आखिर में जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करो, और वो ट्यूटोरियल के बुक में लिखने का है, वो रहेगा ट्यूटोरियल नंबर 12। अपने आज तक 12 ट्यूटोरियल खत्म हो गए, ट्यूटोरियल नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके ट्यूटोरियल भी दिया मैंने, इसके टेस्ट भी लिखो। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। ये लेसन खत्म हो गया, छोटा सा पॉइंट बाकी था वो हो गया। अब नया लेसन स्टार्ट करने का अपने को, सिलेबस अपना थोड़ा सा पीछे चल रहा है, नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है AC सर्किट। लेसन नंबर 3 AC सर्किट। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा ये लेसन को, थोड़े से कंसेप्ट है डीप में समझ में आएगा। देखो AC 10वीं में 11वीं में पढ़ता है, AC DC पढ़ते हैं आप। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट। We know there are two types of supplies of electricity. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के दो टाइप है। पहला DC सप्लाई मतलब डायरेक्ट करंट विच हैज फिक्स्ड पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होता, वोल्टेज रहेगा +5 तो हमेशा +5 रहेगा। लेकिन AC में क्या होता, अल्टरनेटिंग करंट फॉर विच द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज कीप चेंजिंग पीरियोडिकली। वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होगा। कैसा चेंज होगा, +5 -5 +5 -5 कंटिन्यूअसली हर सेकंड में चेंज होते रहेंगे, वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब कुछ घर के चीजें DC पे चलते, कुछ चीजें AC पे वर्क होते, जैसा कि टीवी, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये काय पे वर्क होते, DC पे।
तो अपने घर में देखो जो प्लग रहता, जो पावर सप्लाई रहता, घर में जो लाइट आती वो रहती एसी, वो रहती अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन टीवी, कंप्यूटर, रेडियो को क्या लगता है, डीसी। तो एक छोटा सा डिवाइस टीवी के अंदर ऑलरेडी अटैच रहता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। वो क्या करता, दैट कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। वैसा ही कुछ चीजें घर की वो डायरेक्टली डीसी पे वर्क होती, जैसा कि फैन, घर का फैन, फ्रिज, एयर कंडीशन, एसी, हीटर एक्सेट्रा विच रन डायरेक्टली ऑन एसी। घर से, घर में जो पावर आ रहा है वो डायरेक्टली देंगे एसी को या फ्रिज को, तो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। लेकिन टीवी, कंप्यूटर को डीसी लगता है। ठीक है, तो अपने को ये एसी डिटेल में स्टडी करना है। इसमें देखो एक पॉइंट है एसी जनरेटर, एसी जनरेट करते हैं। ये एसी जनरेटर, ये पॉइंट अपने सिलेबस में से ओमिट हो गया कोरोना की वजह से। लेकिन फिर भी एक छोटा सा पॉइंट बताता मैं, ईएमएफ। देखो एसी ईएमएफ का फॉर्मूला है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इन शॉर्ट वोल्टेज, एसी वोल्टेज डिनोटेड बाय ई, उसका फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब इसमें साइन टर्म आया, मतलब वो चेंज हो रहा है। देखो ये जो कर्व है, दिस इज कॉल्ड साइन कर्व। ये कर्व को क्या बोलते हैं, साइन कर्व, साइनोसॉइडल कर्व। तो फॉर्मूले में साइन कर्व है, मतलब ई कब एक सेकंड में पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव, ऐसा पीरियोडिकली चेंज होगा। तो ई का फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट याद रखो, ई जीरो साइन ओमेगा टी। फिर ई जीरो इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उस पर से ही एक फॉर्मूला है, जैसा ईएमएफ रहता है एसी, वैसा एसी अल्टरनेटिंग करंट भी रहता है आई। का फॉर्मूला सेम है, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। आई जीरो को बोलते हैं पीक वैल्यू, दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, अल्फा का। अल्फा कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। वो जीरो भी रह सकता, पाई बाय टू भी रह सकता, पाई भी रह सकता। तो ये दो चीजें एसी जनरेटर में, ई जीरो साइन ओमेगा टी, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसमें ई जीरो और आई जीरो को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन आइदर डायरेक्शन, और पीक वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन आइदर डायरेक्शन। ये अपने सिलेबस में नहीं है। अब इसका और एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। अब ये जो एसी करंट और एसी वोल्टेज है, इसका एवरेज अगर निकाले, देखो ये दिख रहा है, ये यहाँ से निकला पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हुआ, फिर जीरो हुआ। तो ये जो है, ये दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल। ये पूरे कंप्लीट साइकिल में ईएमएफ यहाँ हुआ प्लस फाइव, यहाँ हो गया माइनस फाइव, एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा जीरो। तो पूरे साइकिल पर एवरेज नहीं निकाल सकते, इसलिए हाफ साइकिल कंसिडर करते हैं। देखो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल, आधा ही साइकिल कंसिडर करके उसका एवरेज निकालेंगे तो ऐसा आधा है। ठीक है, एज कैन बी सीन इन अबव फिगर, एवरेज ओवर ए फुल साइकिल इज जीरो, सिंस एवरेज ऑफ साइन इज जीरो। अपने को आधे साइकिल पर एवरेज निकालना है। mean value of AC over cycle has no significance, and the mean value of AC is defined as average over half cycle. Okay, अब देखो एवरेज ऑफ साइन थीटा इन द रेंज ऑफ जीरो टू पाई, जीरो टू पाई किसके लिए, देखो जीरो, फिर ये 90 मतलब पाई बाय टू, फिर ये पाई 180, फिर 3 पाई बाय टू 270, और 2 पाई, 2 पाई मतलब वापस से आ गया 360। यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुई। अपने को आधी साइकिल चाहिए, मतलब जीरो से पाई। जीरो से पाई में साइन का वैल्यू कैसा मिलता, तो देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन लेंगे जीरो टू पाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी थीटा जीरो टू पाई, पाई लिमिट क्या है इसके, पाई। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आता माइनस कॉस थीटा,
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, डिवाइडेड बाय डी थीटा का इंटीग्रेशन आता थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, और अब उसके लिमिट क्या है 0 टू पाई। अब देखो cos पाई, यस cos pi is -1, cos 0 is 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये आंसर आएगा 2। डिनोमिनेटर में थीटा का वैल्यू पाई डालेंगे, माइनस थीटा का वैल्यू 0 डालेंगे, तो आंसर आएगा पाई। 2 डिवाइडेड बाय पाई, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, 2 डिवाइडेड बाय पाई, पाई का वैल्यू 3.142, 2 डिवाइडेड बाय 3.142, that will be equal to 0.637. This is average value of current, क्या आएगा, average value of current is 0.637 into peak value, 0.637 into peak value, average value of current is 0.637, peak value मतलब I0, okay, average value of EMF 0.637 into E0, ये हो गया एवरेज वैल्यू। लेकिन एवरेज अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आरएमएस वैल्यू निकालिए, आरएमएस केमिस्ट्री में भी आरएमएस वैल्यू को लॉन्ग फॉर्म में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कोई भी एसी वोल्टेज एसी करंट का आरएमएस वैल्यू इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अब एसी वोल्टेज मेजर करना है, उसके लिए क्या करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या तो मूविंग कॉइल एमीटर वोल्टमीटर यूज करेंगे। लेकिन करंट कैसा हो रहा, कभी पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव, फिर एक बार नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर एक बार नेगेटिव हो रहा, तो गैल्वेनोमीटर एमीटर कैसा होगा, उसका नीडल ऐसा 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 होगा, है ना, एक्यूरेट करंट या वोल्टेज नहीं मिलेगा अपने को एसी का डायरेक्ट। इसलिए क्या करें, एक आइडिया, एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी, एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी जो प्रॉपर्टी पर एसी और डीसी का कोई इफेक्ट नहीं, दोनों के लिए सेम रहेगा। मतलब उसमें से डायरेक्शन चेंज हो रहा करंट का, तो भी वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। वो प्रॉपर्टी देखो, इट इज नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ ए प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एसी, तो वो प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट। जैसा एक रजिस्टर है, वो रजिस्टर में से करंट फ्लो होगा, जब वो रजिस्टर में से करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगी, बराबर। अब करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो भी सेम हीट जनरेट होगी, और करंट एक डायरेक्शन में कंटिन्यूस फ्लो होते रहा तो भी सेम हीट जनरेट होगी। तो यू कैन यूज हीटिंग इफेक्ट। अब ये काय पर डिपेंड रहता, स्क्वायर ऑफ करंट, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो देखो, कंसीडर पीक वैल्यू ऑफ करंट I0, एक रजिस्टर R है, उसमें से I0 इतना करंट फ्लो हो रहा, तो हीट जनरेट होंगी H, let H be the heat produced in time t। अब see, now same quantity of heat can be produced in the same resistor in same time by passing a steady current of constant magnitude through it। मतलब एसी पास होने से जो हीट जनरेट हो रही थी, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेट होंगी, उसमें से एक स्टेडी करंट पास होगा अगर उससे, वो स्टेडी करंट को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, डिनोटेड बाय आरएमएस। ठीक है, एक अपने को दो चीजें पता चली, एक ये, ठीक है, दिस इज टाइम वेरिंग सिग्नल ई और आई। फिर E0 I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब E और I आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और ई आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब I0 और आरएमएस के में क्या रिलेशन है, आरएमएस का फॉर्मूला अपने को फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूले के लिए देखो यहाँ लिखा है, I square RMS is integration 0 to 2 pi, complete cycle लिए, integration 0 to 2 pi I square d theta divided by 2 pi, right, complete cycle, 2 pi बाहर लो, integration 0 to 2 pi I
आई की जगह क्या लिखा मैंने, I0 साइन ओमेगा टी, या तो I0 साइन थीटा। आई की जगह लिखा I0 साइन थीटा, या स्क्वायर है तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस पर से ये कैसा सॉल्व किया है मैथमेटिक्स में, डबल एंगल प्रॉपर्टी। डबल एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से आई ओ स्क्वायर तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रहता 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। According to the property of double angle, sin square theta is 1 minus cos 2 theta upon 2 into d theta। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, पहला 1 मतलब ये डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन में आएगा सिर्फ डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा। दूसरी चीज है ये 2 भी बाहर ले लेंगे, 2 बाहर लेंगे तो 4 आ गया। नाउ इंटीग्रेशन cos of 2 theta, integration cos 2 theta, integration of cos 2 theta is sin 2 theta, right? Is sin 2 theta divided by 2। अब ये वैल्यू डालेंगे 0 to 2 पाई, थीटा का वैल्यू 2 पाई डालें, यहाँ आ गया 2 पाई। साइन 2 थीटा की जगह 2 पाई डालेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ बचा सिर्फ 2 पाई, पाई पाई कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आई स्क्वायर आर एम एस इज आई ओ स्क्वायर अपॉन 2। आई स्क्वायर आर एम एस इज आई ओ स्क्वायर अपॉन 2, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो। आई आर एम एस इज आई ओ अपॉन रूट 2, 2 की जगह रूट 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन रूट 2 लेंगे, उसका वैल्यू आता है 0.707 इंटू आई जीरो। आई आर एम एस का वैल्यू आया 0.707 इंटू आई जीरो, याद रखो। वैसा ही ई आर एम एस का वैल्यू आया E0 अपॉन रूट 2। ई आर एम एस इज E0 अपॉन रूट 2, 0.707 इंटू E0। ये दो फॉर्मूले याद रखो। अब अगला पॉइंट, एक छोटा सा इजी पॉइंट देखेंगे, फेजर। 8 मिनट बाकी अभी तक, हाँ आराम से रूम में हानि और इरम एग्जिट नहीं करने का। पैसा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा, जो नहीं आ रहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते, लेकिन 8 मिनट तक देखो फेजर। अब करंट और ईएमएफ वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। देखो ये वेक्टर है करंट का, है ना, एक करंट का वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, दिस इज रोटेटिंग वेक्टर, मतलब घड़ी का कांटा जैसा घूमता वैसा ये उल्टे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वेक्टर रोटेट होता, तो ये वेक्टर को बोलते हैं फेजर। If we represent AC current and EMF as rotating vector with angle between them equal to phase difference between current and EMF, these rotating vectors are called phasors। ये वेक्टर को फेजर बोलते हैं। फेजर की डेफिनेशन क्या है, रोटेटिंग वेक्टर, राइट। फेजर मतलब rotating vector that represents a quality varying sinusoidally with time। साइनसॉइडली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड फेजर, एंड द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग इट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। ये डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम। ओके, द फेजर फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट आर इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट एन एंगल ओमेगा और ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखो, द प्रोजेक्शन ऑन ऑफ द वेक्टर ऑन फिक्स्ड एक्सिस गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसा साइन फॉर्म में I0 साइन ओमेगा टी और E0 साइन ओमेगा टी कहाँ मिला, प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन y एक्सिस। देखो प्रोजेक्शन y एक्सिस पे लिए I0 साइन ओमेगा टी, प्रोजेक्शन अगर x एक्सिस पे लेंगे I0 कॉस ओमेगा टी। अब अपने को अलग अलग टाइप के एसी सर्किट देखना है, पहले वोल्टेज, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, ठीक है। इस पर डिपेंड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं पहले।
देखो, an AC voltage, an alternating voltage is given by E is equal to 6 sin 1 314t। एसी वोल्टेज का फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको पता है, देखो यहाँ बताता हूँ। एसी वोल्टेज का फॉर्मूला देता E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, देखो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ कैसा फॉर्मूला दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 6 साइन 314t। तो कंपेयर करेंगे तो E0 मिलेगा 6, राइट। कंपेयर करेंगे E0 मिलेगा 6, ओमेगा टी मिलेगा 314t। ओमेगा टी इज 314t। अपने को क्या फाइंड करना है, पहला पीक वैल्यू, इजी। कंपेयरिंग टू इक्वेशन, पीक वैल्यू मतलब E0 इज 6 वोल्ट। दूसरी चीज फाइंड करने की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब F। ओमेगा मतलब क्या रहता है, 2 पाई एफ। ओमेगा इज 2 पाई एफ। टी वैसा के वैसा, टी टी कैंसल, 2 पाई को इधर नीचे लेंगे डिनोमिनेटर में, फ्रीक्वेंसी मिलेंगी 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई, आंसर आएगा 50 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड, देखो पीरियड का फॉर्मूला रहता, पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टी इज 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन 50, 0.02 सेकंड। लास्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट टी दिस, टी का वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा 6 वोल्ट। ये तीन चीजें अपने को फाइंड करनी थी। फिर टेक्स्ट बुक में फेजर क्या है तो आपको समझ में आया, रोटेटिंग वेक्टर, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है उनको बोलते हैं फेजर। अब we have to study different types of AC circuit, जिसमें पहला है AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। मतलब सिर्फ एक रजिस्टर है R, उसको एक AC वोल्टेज सप्लाई करें। अब देखो लैब में जो प्रैक्टिकल कर रहे थे वो था DC। वो डीसी कैसा डिनोट करते हैं, डीसी वोल्टेज मतलब एक ऐसा बैटरी है, ये एक लाइन है पॉजिटिव, ये दूसरी लाइन है निगेटिव, छोटी लाइन फिर आगे की आती है ना। बैटरी का सिंबल ऐसा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये क्या है डायरेक्ट करंट। लेकिन एसी का सिंबल ऐसा वेव शेप है, ऐसा ऐसा रहा तो समझना एसी साइन वेव, प्लस माइनस में चेंज हो रहा। तो एसी वोल्टेज का अप्लाई किए प्योर रजिस्टर सर्किट को, तो उस पर से अपने को क्या क्या कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे, क्या क्या फॉर्मूला मिलेगा, ये आज मुझे कंप्लीट करना था। लेकिन स्ट्रेन बहुत कम है, स्ट्रेन कम है, इसलिए आज रुकना पड़ेगा। 2 दिन के बाद वापिस एसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट शुरू करते हैं। मतलब एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर रजिस्टर एक टाइप, फिर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टर, मतलब ऐसी कॉइल है जिसको बोलते हैं इंडक्टर। ये बात तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। मतलब देखो एक कैपेसिटर दिख रहा है, ये जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, इसको एसी वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा। और लास्ट 4 नंबर का अपने को देखने का है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, मतलब एल सी आर। देखो एल सी आर सीरीज में लगे हुए, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये तीनों सीरीज में लगाए और इसको एसी वोल्टेज देंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट को एसी वोल्टेज देंगे तो उसके क्या इफेक्ट मिलेंगे, उसका क्या फॉर्मूला मिलेगा, उसकी कैसी फेजर डायग्राम आएंगी, ये सब अपने को देखने का है नेक्स्ट लेक्चर में। आज ही देखने का था लेकिन बच्चे कुछ इंटरेस्टेड नहीं दिखे, फिर भी सिलेबस कंप्लीट करना है अपने को, इसलिए जल्दी एक लेक्चर लेंगे। 2-3 लेक्चर में ये लेसन खत्म होगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम पूछना होगा, कुछ दूंगा डिफिकल्टी तो पूछ लो। मुस्कान है, इरम, उम्मे हानि, कल कॉलेज आपका, कल प्रैक्टिकल नहीं है, कल सी बैच का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में भी कुछ डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो।
देखो अपनी जो जर्नल है वो कंप्लीट करने की है। पिछले साल की जर्नल मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। वो अपने 6-7 लड़कियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, वो जर्नल की पीडीएफ फाइल पे शेयर करो, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। जर्नल प्रैक्टिकल करते टाइम जो आपके पास हैंडबुक है जर्नल जो है उसमें पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन लास्ट में चेक करते टाइम वो पेन से लिखकर मेरे पास लाओ, फिर उस पर मैं साइन करूंगा और कंप्लीट होंगी। ऐसा अपने को 10 प्रैक्टिकल और 6 एक्टिविटी कंप्लीट करने के जो अपने बाकी है अभी तक। 10 में से 6 प्रैक्टिकल हो गए, 4 बाकी है, जल्दी हो जाएंगे। जर्नल्स कंप्लीट करो, ठीक है। कुछ डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम? कल सी बैच का कौन सा प्रैक्टिकल है? कल है सी बैच का प्रैक्टिकल। तो काय काय? फिजिक्स का एक बैच फिजिक्स, 1 से 40 केमिस्ट्री, 41 से अगला फिजिक्स, ऐसा है, ठीक है। और कुछ पूछना है? चलो टाइम खत्म हो गया। और बाकी सब